हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है परिचय इंट्रोडक्शन। तो उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है आर्थिक क्रिया, जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया के अर्थ को हम समझेंगे और साथ ही साथ ये कितने प्रकार की होती है इसको भी हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें आर्थिक क्रिया की या इकोनॉमिक एक्टिविटी, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है और जिसके लिए वो सीमित साधनों का प्रयोग करती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वे आय सृजित नहीं करती। आर्थिक क्रियाओं से आय का सृजन हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो इनकम को जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्टिविटीज़ जो इनकम जनरेट नहीं कर रही हैं वो आर्थिक क्रिया नहीं होंगी। ऐसा हो भी सकता है कि आर्थिक क्रिया इनकम जनरेट करे और ना भी जनरेट करे। तो आय सृजित करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, परंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय सृजित करने वाली नहीं होती। तो इसको हमने समझा है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें उपभोग की, कंजप्शन की, तो जो उपभोग है वो एक आर्थिक क्रिया है। इसके अंतर्गत जो भोक्ता है किसी वस्तु का या सेवा का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, तो इससे कोई इनकम तो जनरेट नहीं होती है, लेकिन उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ क्योंकि कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि उपभोग अब एक आर्थिक क्रिया नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो इनकम जनरेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। तो इसका उदाहरण है उपभोग। तो वे सभी क्रियाएं जो कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ये इनकम जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो ये हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आर्थिक क्रिया को हम 5 भागों में बांटते हैं: उत्पादन, प्रोडक्शन; उपभोग या कंजप्शन; विनिमय, एक्सचेंज; वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन; और निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो हम इन पांचों ही आर्थिक क्रियाओं को एक एक करके समझेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें उत्पादन या प्रोडक्शन, तो उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करने से है। तो ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। या फिर हम उत्पादन को अन्य ढंग से कह सकते हैं कि कम उपयोगी वस्तु को अधिक उपयोगी वस्तु में बदलना ही उत्पादन कहलाता है। या फिर वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। तो उत्पादन को हम इन तीनों ही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा कि वो वस्तु जो कम उपयोगी है वो अधिक उपयोगी वस्तु में बदल जाती है। तो अब अगर हम देखें कि उत्पादन के क्या उदाहरण हैं, तो बढ़ई के द्वारा लकड़ी से मेज कुर्सी बनाना। तो जो भी कारपेंटर है चेयर टेबल बनाता है, किससे? लकड़ी की मदद से बनाता है। तो वो लकड़ी जो पहले कम यूज़फुल थी, अब वो ज़्यादा यूज़फुल हो गई है। दर्जी के द्वारा कपड़ा काटकर शर्ट या सूट बनाना। तो टेलर कोई भी कपड़े को काट करके, जिसका कोई पहले आकार नहीं था, जब वो किसी शर्ट, सूट, फ्रॉक्स या किसी भी ऐसे परिधान के रूप में किसी भी ऐसी ड्रेस में अगर वो बदल देता है, तो अब वो पहले से ज़्यादा उपयोगी है। वो कपड़ा पहले से ज़्यादा उपयोगी हो गया है, यानी कि कपड़े की उपयोगिता में वृद्धि हो गई है। इसके अलावा ऊन से स्वेटर तैयार करना, खाली कैनवास पर पेंटिंग करना। तो पेंटिंग करने से वो कैनवास जो खाली था, अब उसकी उपयोगिता कहीं अधिक बढ़ गई है, उसके मूल्य में कहीं अधिक वृद्धि हो गई है। तो ये सारे ही उदाहरण उत्पादन के हैं, और भी कई अन्य उदाहरण हो सकते हैं उत्पादन के। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि उत्पादन क्या है। तो अब हम देखते हैं उत्पादन के बाद कि उपभोग या फिर कंजप्शन क्या है। तो उपभोग भी एक आर्थिक क्रिया है, और इसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं में निहित उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी वस्तु में जो भी उपयोगिता है, जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्रिया हमारी कहलाती है उपभोग कहलाती है। जैसे कि भोजन करना,
कपड़े पहनना, हमें भूख लगी है, अगर हम भोजन करते हैं, हमें प्यास लगी है, हम पानी पीते हैं। तो ये इस इन सारे ही कार्यों में हमने जो भी वस्तुएँ हैं, उसमें उन वस्तुओं की जो उपयोगिता है, उसका हमने उपयोग कर लिया है। अब उपयोग करने से क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने से उनमें निहित उपयोगिता का ह्रास हो जाता है। यानी कि अब वो वस्तु जो हमारे लिए पहले ज़्यादा उपयोगी थी, अब वो कम उपयोगी रहती है, क्योंकि उसमें उसकी उपयोगिता का ह्रास हो जाता है। हमें भूख लगी, हमने खाना खाया, तो भोजन की उपयोगिता जो पहले हमारे लिए जितनी थी, अब खाना खाने के बाद उपयोगिता उसकी कम हो गई, यानी कि उसकी उपयोगिता का ह्रास हो गया। तो उपभोग उपयोगिता का ह्रास करता है। उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं, उनकी विशेषताओं, संतुष्टि का स्तर, मांग के नियम और मांग की लोच आदि अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी अवधारणाएं हमें उपभोग के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उपभोग जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं पांचों प्रकार की, उन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, क्योंकि अन्य सभी आर्थिक क्रियाएं उपभोग पर ही बेस्ड हैं। तो ये तो है उपभोग। उपभोग के बाद हम देखेंगे कि विनिमय क्या होता है। तो विनिमय को हम कहते हैं एक्सचेंज, सिंपल अर्थों में हम कहते हैं अदला बदली। ठीक है। तो विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। यह अधिकतर मुद्रा में होता है। विनिमय की यह क्रिया वस्तु कीमत निर्धारण भी कहलाती है। तो ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें किसी वस्तु का या फिर उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय किया जाता है, उनको खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है, आपस में अदला बदली की जाती है, तो वो क्रिया हमारी कहलाती है विनिमय। और विनिमय अधिकतर मुद्रा में होता है, मनी में होता है। तो विनिमय की क्रिया के द्वारा जो भी वस्तुएं हैं उनका कीमत निर्धारण की जाती है। अगर हमने कोई भी वस्तु खरीदनी है मार्केट से, तो उस वस्तु की कीमत का निर्धारण विनिमय की आर्थिक क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ही हम देखेंगे कि आखिर कैसे हो वस्तु का कीमत निर्धारण कैसे होगा। तो वस्तु कीमत निर्धारण क्या होगा, बाजार हमने आप आगे पढ़ेंगे कि बाजार अनेक तरह के होते हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार जिसमें बहुत अधिक विक्रेता क्रेता होते हैं, एकाधिकार जिसमें केवल एक विक्रेता होता है, और अपूर्ण प्रतियोगिता जिसमें विक्रेताओं की संख्या कुछ होती है, ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना एक होती है, बल्कि कम होती है, कुछ होती है। तो वस्तु कीमत निर्धारण में इन तीनों ही तरह की मार्केट्स में किस तरीके से कीमत निर्धारण होगा, ये हमारा विनिमय की आर्थिक क्रिया के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये है हमारा विनिमय, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वितरण। वितरण या फिर इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स चीज़ों को बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि आधुनिक युग में उत्पादन का कार्य उत्पत्ति के साधनों के परस्पर सहयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे हमें पता है कि अगर हमें कोई भी वस्तु का निर्माण करना है तो उसके लिए अनेक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, ये सभी हमारे उत्पत्ति के साधन हैं। तो वितरण की आर्थिक प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों को उत्पादन में उनके सहयोग के अनुपात में उत्पादित धन वितरित कर दिया जाता है, और यह क्रिया ही वितरण कहलाती है। तो सरल शब्दों में हम कहेंगे कि वितरण वो आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी उत्पत्ति के साधन हैं, वो जितना मदद कर रहे हैं वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, जिसका जितना योगदान है उस वस्तु को उत्पादित करने में, उन साधनों को उसके बदले उतने ही हिस्से में धन वितरित कर दिया जाता है या उनका हिस्सा दिया जाता है। तो यह क्रिया को हम कहते हैं वितरण, जिसमें कि उत्पत्ति के साधनों को उनके उत्पादन में सहयोग के बराबर धन दिया जाएगा। तो वितरण के बाद जो हमारी नेक्स्ट आर्थिक क्रिया है वो आ जाती है हमारी निवेश। निवेश को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो निवेश क्या है कि भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन, उपकरण आदि का उत्पादन करना निवेश कहलाता है। भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं, तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होंगी जिनकी मदद से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो जैसे कि मशीन और उपकरण हो गए। तो इन वस्तुओं का जब हम आज वर्तमान में जब हम उत्पादन करते हैं ताकि हम इससे भविष्य में अन्य वस्तुओं का उत्पादन करें, तो ये क्रिया हमारी निवेश कहलाती है।
निवेश मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है। कैसे करेगा अप्रत्यक्ष रूप से? जैसे कि अगर हमने कपड़े सिलने की मशीन का उत्पादन किया है, तो यह क्रिया एक निवेश की क्रिया है, क्योंकि कपड़े सिलने की ये जो मशीन है, इससे क्या होगा कि भविष्य में अनेक कपड़ों की सिलाई होगी, अनेक कपड़े बनाए जाएंगे, जिससे कि मनुष्यों की जो आवश्यकता है उनकी संतुष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे निवेश है वह मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है। तो ये तो है हमारे आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया के विभिन्न प्रकार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।